गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। कल का जो टॉपिक चल रहा था ना वो सेल ऑफ गुड एक्ट का चल रहा था और वो सेल ऑफ गुड एक्ट फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने ख़त्म किया था। आज हम लोग सेकंड चैप्टर में शुरू करेंगे, दैट इज कंडीशन इन वारंटी। एसेंस टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड कंडीशन। तो सेकंड एसेंस जो होगा ना उसको वारंटी बोलते हैं। तो कंडीशन और वारंटी इसी को कहते हैं। तो अब लिख लीजिएगा बाद में, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड। ए एग्जांपल देखिएगा, ए अगर सेलर है, बी बायर है। जब बी बायर है और उसको खरीदना है मोटरसाइकिल बाइक मांग लीजिए, तो बाइक चाहिए और बाइक जब लेगा तो बाइक लेने किसके पास जाएगा? ए के पास जाएगा, बिकॉज ए इज ए सेलर। तो बी जब गया ए के पास तो वहाँ स्पेसिफाइड कर दिया कि मुझे 70 माइलेज वाला गाड़ी चाहिए जो 70 माइलेज देता है। तो ये एसेंस टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट है। अगर 70 माइलेज वाला नहीं दिया तो बायर के पास क्या अधिकार आएगा? तब तो जो बोला गया था वो तो उसको नहीं मिला ना, तो वो पार्टिकुलर गुड्स क्यों लेगा? लेने के बाद उसने यूज भी कर लिया, तब क्या होगा? और अगर मान के चलिए इसको कंडीशन बोलते हैं, ये जो ब्रीच हुआ ना 70 माइलेज की जगह 35 माइलेज वाला मिल गया उसको, या उससे कम मिल गया, 70 माइलेज वाला नहीं मिला, जो 70 माइलेज वाला जो खोज रहा था, दिस इज द ब्रीच ऑफ कंडीशन। इसी को ब्रीच ऑफ द कंडीशन बोलते हैं। लेकिन और यही कंडीशन हुआ, अगर 70 माइलेज उसने बी ने मांगा ए से और 70 माइलेज इसको मिल गया, लेकिन वो गाड़ी जब डिलीवर कर रहा था, ऑनरशिप जब ट्रांसफर हो रही थी किसके पास? बी के पास। जब सेलर कर रहा था उस वक्त सेलर ने ये बात बोला था कि हम इसमें 3 सर्विस फ्री देंगे, और 3 सर्विस जब फ्री देगा तो 3 सर्विस के बाद उसने जब आया सर्विस लेने के लिए, बी ने ए के पास आया सर्विस लेने के लिए, तो उस केस में 2 सर्विस ही बी देता है, सॉरी ए देता है, मैं पढ़ा, ए देता है, और ए देने के बाद एक सर्विस ए नहीं देता है। तो इस केस में जो एक सर्विस ए नहीं दिया, दैट इज ए ब्रीच ऑफ वारंटी, वो ब्रीच ऑफ वारंटी कहलाता है। और इसके चलते बायर क्या कर सकता है? बायर के पास क्या अधिकार है? इस सब रिलेटेड बात यहाँ पर काम करेंगे। अगर सेल तो हम लोग जानते हैं, गुड्स ले लिए, देखने में अच्छा है तो ले लिए, दैट इज नॉट ए मैटर। सेल डिस्क्रिप्शन से भी होता है, ब्रांड से भी होता है, और सेल सैंपल से भी होता है। ठीक है, अभी बात करेंगे पूरा चैप्टर में। अभी थोड़ा सा कंडीशन और वारंटी समझ गए। वारंटी क्या था? उसने 2 सर्विस दिया, 3 सर्विस का वादा किया था सेलर ने, तो सेलर बायर ने इस वारंटी को ब्रीच किया, ये ब्रीच है, और दैट इज वारंटी। यही था इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का एसेंस टू द सेकेंडरी इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये सेकेंड इंपॉर्टेंस था कि हम तुमको गुड्स देंगे, और गुड्स देने के बाद हम तुमको कितना दिन के बाद हम सर्विस भी सप्लाई करेंगे 3 सर्विस फ्री में। और 3 सर्विस देने के बावजूद वो नहीं दिया, और दिया कितना? 2 ही सर्विस दिया। तो उस केस में क्या करेंगे, अभी यहाँ बात करते हैं। देखिए क्या होगा, ये आप लोग यहाँ पर पहले कंडीशन और वारंटी का डेफिनेशन देख लीजिए। जैसा हम लोग बात कर रहे थे एसेंस टू द मेन पर्पस, जैसा हम लोग बात कर रहे थे एसेंस टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड कंडीशन। अब यहाँ देखिए, इफ द स्टिपुलेशन मतलब होता है आवश्यक शर्त, इज नॉट एसेंस टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट। जब आवश्यक शर्त मेन पर्पस नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का, अगर मेन पर्पस हो जाएगा तब तो दैट इज ए कंडीशन, वो कंडीशन है। आवश्यक शर्त नहीं है, बट इट इज द ओनली सेकेंडरी इंपॉर्टेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंडरी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, सेकेंडरी। दिस इज द कंडीशन एंड वारंटी। लिख लीजिएगा, जैसे नोट डाउन कर लीजिएगा। वो एग्जाम्पल फिर लिख के यहाँ समझाना होगा कि आप लोग उसको देख लीजिए रिवाइज करके। तो आगे बढ़ते हैं। अब जब ब्रीच हुआ कंडीशन को, उसने मांगा था क्या? 70 माइलेज, दिया 30 माइलेज वाला सेलर ने बायर को,
तब उस केस में बायर के साथ तब तो हार्डशिप हो गया, जो गुड्स चाह रहा था बायर उसके पास नहीं मिला, तब उस केस में बायर के पास क्या अधिकार है? ये रेमेडी किसको मिलेगा? बायर को। रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन, अगर ब्रीच कंडीशन होगा तो बायर को क्या मिलेगा, ये देखते हैं अधिकार। सबसे पहली सबसे पहला बात, बायर के पास अधिकार है कि वो गुड्स कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है। गुड्स लेने के बावजूद वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है, बिकॉज जो वो चाह रहा था उसको तो वो मिला ही नहीं। उसके पास, बायर के पास ये अधिकार है रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है। दूसरा कि अगर उसको 70 माइलेज वाला गाड़ी चाहिए था और वो 35 वाला उसको सेलर ने दे दिया और 35 वाला से वो संतुष्ट है, बोलता नहीं छोड़िए कोई दिक्कत नहीं है, 70 नहीं 35 से ही चलेगा, हो जाएगा काम, तो 35 ही ठीक है, तो 35 से वो अपने आप में संतुष्ट है। तो जब संतुष्ट है तो बात ही अलग है। 35 जब वो कंडीशन जो बोला था 70% वो वापस लेकर के 35 में ही संतुष्ट मांग रहा है, तो कंडीशन वेव द कंडीशन, वेव मतलब वापस लेना, कंडीशन को वो वापस ले लिया जो 70 था ना, बोलता छोड़िए 35 ही रहने दिए। अब दूसरे केस आते हैं, ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन। जब ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ तो ब्रीच ऑफ कंडीशन के चलते हम उसको ट्रीट करेगा ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह। अगर मान के चलिए उसी प्रकार से 35 माइलेज वाला उसको गाड़ी मिला और वो बोल रहा है कि मुझे ठीक है रहने दीजिए, ब्रीच हुआ, ब्रीच को बोलता है रहने दीजिए, आप जो दिए थे आप रहने दीजिए, हम उससे सेटिस्फाई है और आप उसको वारंटी की तरह काम कर लीजिए। वो बायर कर सकता है क्योंकि ऑनर वो है ना, वो बोल देगा क्या, जब बायर है, बायर के पास अधिकार है कि वो कंडीशन को तोड़ भी सकता है और वो अपने पास सामान रख सकता है, सामान रखने के बाद भी वो ऑनरशिप वारंटी की तरह काम करेगा, ऑनरशिप नहीं वारंटी की तरह काम करेगा। उस कंडीशन को वारंटी में कन्वर्ट करने का अधिकार बायर के पास है। इसका मतलब यही हुआ। सेक्शन 13 यही कहता है, ये सेक्शन 13 है। और एक वक्त 13 का 3 बोलता है बायर रेपिट्यूट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, रेपिट्यूट नहीं कर सकता है। रेपिट्यूट का मतलब होता है परित्याग करना कॉन्ट्रैक्ट का। जल्दी से बायर के पास अधिकार नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट परित्याग कर दे अननेसेसरली कारण, अननेसेसरी के कारण। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। तो जिस तरह कंडीशन ब्रीच हुआ तो यहाँ पर बायर के पास क्या अधिकार हुआ, तो उसी प्रकार से वारंटी भी ब्रीच होगा तो क्या अधिकार होगा बायर के पास, आते देखते हैं।
उसी प्रकार से जब वारंटी का ब्रीच होगा ना, तो रीजन क्या है, बायर कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं कर सकता है। हमने क्या बोला, बायर के पास ये अधिकार नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे, तब जो वारंटी ब्रीच होगा। लेकिन वो वारंटी ब्रीच किया, जैसे 3 सर्विस का वादा किया था, सेलर ने दिया था 2 ही सर्विस और 3 सर्विस के बदले 2 ही सर्विस दिया, उस केस में 1 सर्विस के चलते बायर के पास ये अधिकार है, वो डैमेज और कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता है, कैंसिल नहीं कर सकता है। यहाँ पर रेमेडी ऑफ वारंटी था बायर के पास, जल्दी से नोट करिएगा। फिर सेक्शन 14 करेंगे। सेक्शन 13 है ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन ऐसे ब्रीच ऑफ वारंटी, आप उसको देखिएगा, सेक्शन 13 उसी से रिलेटेड है पूरा। और सेक्शन 14 है, इसके बाद डील करते हैं। करिए। बोलता है कि जिसके पास टाइटिल होगा वही उस गुड्स को बेच सकता है। ये इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ सेल ऑफ टाइटिल सेक्शन 14 यही बोलता है। सेक्शन 14 भी बोलता है कि जिसके पास पोजीशन है, ऑल्दो ही नॉट ऑनर ऑफ द गुड्स, मान के चलिए एक बायर है और एक सेलर है, मान के चलिए गाड़ी वाला केस में, गाड़ी वाला ही केस में गाड़ी वो मान के चलिए बिल कटा के चले गया, पैसा दे दिया, पैसा दिया या नहीं दिया जो भी वॉट एवर इट इज, बट बिल कट गया, इनवॉइस कट गया। तो इनवॉइस कटने के बाद अब तो ऑनरशिप उसके नाम हो गई। आप गुड्स लेके जाइए, वो बोला हम बाद में लेके जाएंगे, तो गुड्स लेके जाइए या ना जाइए, आप ऑनरशिप उसके नाम हो गई, गुड्स कट गया। तब उस केस में जाके क्या हुआ, पोजीशन तो किसके पास है, बायर सेलर के पास है, सेलर के पोजीशन है, सेलर के पास पोजीशन होने के बावजूद वो गाड़ी को बेच नहीं सकता है। क्यों? बिकॉज ही इज नॉट ऑनर ऑफ दैट गुड्स, वो ऑनर नहीं है गुड्स का। इस कारण के पास जिसके पोजीशन है वो उसके बीच में गुड्स को बेच नहीं सकता है।
और अगर वारंटी है से चार्ज, मान के चलिए आप यार हाइपोथिकेशन गुड्स वाला, जो गुड्स एक हाइपोथिकेशन गुड्स था, वो गुड्स चार्ज था बैंक का, उसको कोई बेच नहीं सकता। अगर बेच दिया तो बैंक के पास अधिकार है वो गुड्स को ले ले। इसी को सेक्शन 14 का सी बोलता है, इम्प्लाइड वारंटी सेल एज चार्ज, सेल ऐसे चार्ज। अच्छा मान के चलिए ये सेक्शन 14A, सेक्शन 14B, सेक्शन 14C। नोट डाउन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही।